नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की तारीख जो कि है 26 दिसंबर 2024 को आज के दिन अंत हो गया है एक महान लीगेसी का इंडिया की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हर तरीके की ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका आज देहांत हो गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द कांग्रेस वेटरन मनमोहन सिंह पास्ड अवे एट 92। दोस्तों, 92 ईयर्स की एज में उनका देहांत हो गया है न्यू दिल्ली एम्स में। और मल्टीपल रीजंस बताए जा रहे हैं इसके। ऑब्वियसली 92 एज बहुत ही ज़्यादा एक डेलिकेट एज मानी जाती है, जिसमें कई तरीके की कठिनाइयाँ बुज़ुर्गों में आती हैं। और इसी कारण के वश हमारे बीच आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर थे हमारी पूरी हिस्ट्री में, और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की भी नहीं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की हम बात करें, किस तरीके से इन्होंने हमारी लीड किया हमारी कंट्री को एक बहुत ही दशकों तक। और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं, उन्होंने विभिन्न तरीके के रूपों में, जैसे फिनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज होल्ड किए, और उसमें बिल्कुल एक्सीलेंस हासिल की, और कई तरीक़ों के जो इंडिया की जो डेवलपमेंटल गोल्स थे उनको अचीव करने में मदद की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कितने सारे जो ऑफिसेज हैं वो होल्ड किए थे। 13 प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं 1998 में 2004 के बीच में। और वो फिनेंस मिनिस्टर, जी हाँ दोस्तों, ये वही कार्यकाल है जहाँ पर इंडिया ने एक बिल्कुल ही ऐतिहासिक तो नहीं, एक बहुत ही ऐसा जंक्चर में इंडिया को ला खड़ा किया था, जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। और इस वक्त इतने कठिन समय में हमारे देश का नेतृत्व यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे मनमोहन सिंह। और कि उन्होंने क्या तरीके से, कितनी खूबी तरीके से इंडिया को इतने विषम परिस्थितियों से बाहर निकाला, और जो आज हम लोग इतनी ग्रोथ रेट में ग्रो कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो उन्होंने 1991 में एक तरीके से रिफॉर्म्स लाए थे, जिसकी वजह से आज इंडिया एक इतना मेजर इकोनॉमी के रूप में उभरा है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने कई तरीके की इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हमारे पूरे बैंक्स ऑफ बैंक्स कहा जाता है आरबीआई को, और वो 15th गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर हम उनकी एक तरीके से पर्सनल डिटेल की बात करें दोस्तों, वो 1932 में पैदा हुए थे 26 सितंबर में। और वो आज के इंडिया में नहीं, ब्रिटिश इंडिया में पंजाब, प्रेजेंट डे पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है कुछ, पंजाब, वो वहाँ से थे, और वहाँ से ही वो लोग इंडिया आ गए थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन। और दोस्तों, उनकी 3 बच्चे हैं, और उपेंद्र सिंह और दमन सिंह उनमें से एक हैं। दोस्तों, ये तो पर्सनल लाइफ, बट जो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और मतलब उनकी क्या लीगेसी रही है, किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को उन्होंने एक महान देश के रूप में उन्होंने बनाया है। और उनके योगदान की वजह से आज इंडिया बहुत अचीवमेंट हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, आपको याद होगा 1991 बजट, जिन्होंने हमें बिल्कुल चेंज कर दिया था इंडिया के पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में। दोस्तों, ये सब मैंने आपको बता दिया, अर्ली लाइफ स्किल्स और पॉलिटिकल करियर भी। हम जिस तरीके से उनके 1991 में फिनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव के अंडर, और किस तरीके से उन्होंने लाइसेंस राज का खात्मा किया। दोस्तों, ये वही लाइसेंस राज है जहाँ पर जिसको कहा जाता था कि इंडिया की एक बिल्कुल करप्शन की एक बहुत ज़्यादा एक मेन कंपोनेंट माना गया था लाइसेंस राज को। और लाइसेंस राज को उन्होंने ख़त्म किया था 1981 में, जहाँ पर हर चीज़ के लिए कंपनी को अगर इस्टेब्लिश भी होना है तो एक तरीके से लाइसेंस का एक इतना बड़ा समुंदर सा कंपनीज़ को की तरफ बढ़ता जाता था, जो कि एक तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था, और कंपनीज़ कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ कोई चाहकर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था इस वजह से। और इस तरीके की वजह से इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा अपना जो सोशलिस्ट माइंडसेट था, और कोई भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट ना करना, उसको लाइसेंस राज को 1981 रिफॉर्म्स के थ्रू ख़त्म कर दिया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। और उसके वजह से कई रोज़गार पैदा हुए, बहुत इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया ने देखा था। दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट उनका लीगेसी थी ये 1981 रिफॉर्म्स जो उन्होंने बात की। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स थे। उन्होंने एक तरीके से पूरी इंडिया का पूरी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख दिया
था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन हमें याद रखना चाहिए कि 1981 में उन्होंने किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए थे। तो दोस्तों इसके अलावा इकोनॉमिक्स तो हमें पता ही है किस तरीके से इकोनॉमिक ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इकोनॉमिक में के स्टूडेंट भी थे, और उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिट पहुंचाया अपनी पॉलिसीज़, अपनी इंटेलेक्चुअल रूप में। पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि इनके अलावा इनकी चार हम आज मेजर कंट्रीब्यूशन याद करेंगे। पहले तो मैंने बताया 1981 रिफॉर्म्स, दूसरा दोस्तों RTI एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाएगा इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक्ट जो है 2005 में एक्ट इनैक्ट किया गया था। और ये दोस्तों हमें एम्पावर करता है, हम जैसे सिटीजन्स को, नॉर्मल सिटीजन्स को जिनके पास कोई से नहीं है गवर्नमेंट में, बट हम लोग उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनसे एक राइट टू इन्फॉर्म हमें ये आज़ादी देता है कि हम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर से हम पूछ सकते हैं, उनकी कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं कि क्या अगर इस स्कीम में प्रॉब्लम है तो क्या मतलब कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम ले सकते हैं। ये हमें अब राइट दिया गया है थ्रू दिस एक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हेल्प करता है हमारी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है RTI एक्ट ने। तो दोस्तों इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज़ जो बहुत ही मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का, वो था MG नरेगा। दोस्तों ये बहुत ही आपको याद होगा, एक बहुत ही जानी मानी स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके तहत 100 दिन मिलते हैं, आपको रोज़गार मिलता है। अगर आपके पास कोई भी रोज़गार नहीं है और आप चाहते हैं कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करें तो आपको 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है इस स्कीम के थ्रू। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम कैसे हो सकती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रूरल इकोनॉमी इंडिया में आज भी बहुत बहुत पॉवर्टी है। आप मेट्रोपोलिस में तो नहीं देखेंगे, बट जो रूरल एरिया में आप ऐसी तस्वीर खूब देख सकते हैं जहाँ पर मैनुअल वर्क किया जाता है हमारे बहुत सारे रूरल ग्रामीण इलाकों में, और लोगों को इसकी काफ़ी मदद मिलती है। ऑल्दो इसमें बहुत कई सवाल भी उठे हैं इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही एक इनफेक्टिव स्कीम भी मानी जाती है, बट कहीं ना कहीं इसकी स्कीम ने बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प की है। हमारे जो बहुत निचले स्तर के जो लोग हैं, पुअर है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट करने में ये स्कीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्प करता है ये जो उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है और बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है इस स्कीम के थ्रू। तो दोस्तों चौथी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कहा भी जाता है कि डेमोक्रेटिक इंडिया का फ्रेमवर्क की हेल्प की बहुत बड़ा कॉर्नर स्टोर है। तो इवन कि हमने इसकी बातचीत कर ली थी। RTI एक्ट किस तरीके से इसने हेल्प किया है, किसके टाइम लाइन है, और किस तरीके से इसने हेल्प किया है इंडिया को एक मजबूत एक तरीके से डेमोक्रेसी बनाने में। दोस्तों चौथा जो मैं बोल रहा था आपको, वो था इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील। जी हाँ दोस्तों, ये मनमोहन सिंह की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको मैंने पहले बताया 1981 रिफॉर्म्स, जिसको इकोनॉमिकली इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्वर्णिम युग देखा 1980 रिफॉर्म्स के कारण, जो कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में था। और दूसरा था RTI एक्ट, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमें एम्पावर करता है हम नॉर्मल सिटीजन को, कि हम क्वेश्चन कर पाएँ अपने गवर्नमेंट से। थर्ड है दोस्तों MG नरेगा, जो कि सोशली हम बहुत ही हेल्प करता है, जो सोशल स्टाटा के लोग हैं उनको एक तरीके से फिनेंशियल हेल्प करता है, और उनकी एक सोशली उनको अपलिफ्ट भी करता है कहीं ना कहीं उनकी इस स्कीम की वजह से। दोस्तों चौथा जो ये वाली है सिविल इंडो US न्यूक्लियर डील, ये जियोपॉलिटिकली इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देता है और बहुत ही हेल्प करता है इंडिया की ग्रोथ में। दोस्तों जी हाँ, ये डील साइन हुई थी बुश और उस टाइम के प्रेसिडेंट बुश और मनमोहन सिंह के थ्रू बीच में, जहाँ पर इंडिया को एक तरीके से ये डील साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम 1971 वॉर और पूरा कोल्ड वॉर एरा में इंडिया एक तरीके से माना जाता था कि ये ऑल्दो इंडिया नॉन अलाइंड कंट्री था, बट स्टिल एक टिल्ट देखा जाता था USSR के थ्रू। बट और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। 1971 वॉर में भी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बजाय इंडिया के। तो इस वजह से इंडिया का बहुत डिस्ट्रस्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि किस तरीके से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करता है। और इसी बीच इंडिया ने भी न्यूक्लियर अपने जो टेस्ट थे वो कंडक्ट करे, जिसकी वजह से अमेरिका ने अगेन इंडिया में सैंक्शन किए, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। और
अगेन आगे चलते चलते अगेन 1980 एंड में 1999 में हमने दोबारा से पोखरान का टेस्ट किया। अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक तरीके से हल्के से सैंक्शंस लगाए और जिस वजह से और डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। बट धीरे धीरे जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हुई, इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के थ्रू उभरा और अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान की कितना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम तालिबान के बाकी इंडिया अमेरिका को तालिबान पाकिस्तान की हेल्प थी, ज़रूरत थी, क्योंकि उनको तालिबान को कंटेन करना था। बट पाकिस्तान ऑन द हैंड डबल गेम खेल रहा था, वो तालिबान को भी हेल्प कर रहा था और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक तरीके से उनसे पैसे लेके तालिबान को सपोर्ट करता था। तो बाकी अमेरिका को भी पता चल गया कि पाकिस्तान का डबल गेम क्या है, इसलिए इंडिया थोड़ा थोड़ा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका धीरे धीरे इंडिया की तरफ टिल्ट करता रहा। बट इंडिया तब तक नहीं अमेरिका के साथ सही रिलेशनशिप कर सकता था जब तक इंडिया को एक पावरफुल कंट्री और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन के थ्रू अमेरिका एक तरीके से उसको कंफर्म ना करे। और इसलिए अमेरिका ने भी एक तरीके से ये न्यूक्लियर डील की रिक्वेस्ट करी और इंडिया ने डेफिनेटली इसको एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से इंडिया ने इस न्यूक्लियर डील को साइन किया, जिससे इंडिया नॉन प्रॉफिट एनपीटी साइन टीटी ना साइन करते हुए भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेशन के थ्रू उभरा है, जहाँ पर वो हेल्प जिससे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तरीके से फ्लरिश कर सकता था इंडिया। इसलिए ये डील बहुत ज़्यादा मेजर एक मास्टर स्ट्रोक थी इंडिया की न्यूक्लियर और एक रिस्पॉन्सिबल डिफेंस और एक तरीके से न्यूक्लियर पावर की तरह उभरने के लिए। दोस्तों ये डील्स की वजह से हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे जो हम सिविलियन के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली हम जब न्यूक्लियर की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, बट हम सिविलियन की तरह से जिस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल बचता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल में निर्भर नहीं रह सकते थे, इसीलिए हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए और इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए हमें एक न्यूक्लियर की जो मटेरियल है, रिएक्टिव मटेरियल्स है, उनकी ज़रूरत होती है और वो हमें अवेलेबल नहीं थी क्योंकि हमें पास ये हमने साइन एनपीटी साइन नहीं की थी। और बट इस जो इंडिया यूएस रिलेशन की वजह से जो ट्रीटी थी, इसकी वजह से इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ने हेल्प करी थी इंडिया की कि वो सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर जो क्या मटीरियल है वो ले सकता है। इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और सिविलियन यूज़ में भी इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इस ट्रीटी की वजह से। और आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिका, और इन्होंने कितने सारे ट्रीटी साइन की हैं डिफेंस में, लिमोआ, कॉमकासा और बहुत सारी आगे डिफेंस डील साइन की है। साथ साथ इकोनॉमिकली ट्रेड पार्टनर भी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरा है और ये बहुत ही और ये जो हम आज इतनी गहराई से इंडिया यूएस रिलेशन को देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं जो कॉर्नरस्टोन था, बेड रॉक था, वो था ये जो मनमोहन सिंह ने ये सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। दोस्तों मनमोहन सिंह का जो ये पूरा ऑल्दो हम उनकी बहुत उनके अचीवमेंट्स हैं, बट मैं अगर आज के उनकी याद रखूँ उनको 4 संक्षिप्त पॉइंटर्स में, तो मैंने आपको बताया 1981 रिफॉर्म्स, दूसरा आरटीआई एक्ट, थर्ड इनका एमजी नरेगा और फोर्थ था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। और इसी तरह हम अंत करना चाहूँगा मैं यूट्यूब इस आज की वीडियो को, और आई विल थैंक मनमोहन सिंह फॉर वट एवर कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया हमारे देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जियो पोलिटिकल रोल में, और बिल्कुल एक तरीके से साइलेंट लीडर के रूप में ये उभरे हैं और बहुत जो ज़्यादा ना बोलते हुए भी ऐसे काम कर दिए जो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी भर हम उनके धन्यवाद रहेंगे। और हमारी जो आज हम इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं, वो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को 1981 रिफॉर्म्स के कारण ही हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, उनको याद करते हैं इसी की तरह, और तब तक के लिए धन्यवाद।